आपको पढ़ा रहा हूं शंकु का छिन्नक, मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। कोण को काटना, अगर काट दें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आज हम ये पढ़ रहे हैं फ्रस्टम, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं पिरामिड, ठीक है। और परसों जो है हम लोग करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस। तो आज की एक क्लास हो गई, परसों कल हम पढ़ेंगे पिरामिड, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस की 1 या 2 दिन की क्लासेस हो सकती हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर वो जो भी होगा उसको प्लान कर लेंगे, ठीक है। और अब जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बस मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो इनको देखो, या आपको लगता है कि ठीक है सीख लेते हैं तो देख लो, बाकी ये किसी दूसरे एग्जाम में नहीं आते हैं, है ना। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, आपको लगता है सीखना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे, और आज की क्लास जल्दी खत्म भी हो जाएगी क्योंकि इसको मैं आपको केवल जितना आता है उतना ही पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल एडवांस लेवल पे हम इसमें नहीं जाएंगे, जितना जरूरी उतना सीखेंगे, है ना, क्योंकि वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ अ कोण क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये एक क्या बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा। तो अगर एक कोण को काट दिया जाए, कहीं से भी काट दिया जाए, तो वो जो डायग्राम बनता है, मैंने इस कोण को काटा तो जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये क्या बन गया, ये एक फ्रस्टम बन गया, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, छिन्नक, ठीक है। और बकेट जो होती है ना, बाल्टी, वो भी इसी में आती है, वो भी आप याद रखें, बाल्टी भी ऐसी दिखती है ना। तो बाल्टी का अगर कभी क्वेश्चन आता है या फिर फ्रस्टम का क्वेश्चन छिन्नक होता है तो आप उसको इस तरीके से समझेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे वापस से 3 फॉर्मूले हैं। पहला आपका फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ मतलब इसका कर्व एरिया, तो शंकु का होता है पाई आर एल। अब यहां पे 2 रेडियस होंगी ना, है ना, 2 रेडियस होंगी, एक नीचे वाली रेडियस होगी जो ऑब्वियसली बड़ी होगी, और एक ऊपर वाले भाग पे रेडियस होगी जो छोटी होगी। तो पाई दोनों रेडियस प्लस होंगी और एल, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया, कर्व्ड हो गया। और अगर इसके दोनों बेस को मिला दिया जाए वक्र पृष्ठ के साथ, देखो इस बेस को और इस बेस को अगर मिला दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो कर्व्ड सरफेस के साथ अगर पाई आर स्क्वायर, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो दोनों में पाई कॉमन निकलेगा, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, आर स्क्वायर कैपिटल प्लस आर स्क्वायर स्मॉल, है ना। और अगर जैसे ये वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ये वाला फॉर्मूला है, इसके साथ अगर पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और अगर इसमें हम सब चीजें कॉमन लेकर करें तो उसी से निकलकर ये वाला फॉर्मूला आया है। तो बेटर रहेगा कि हम इसको याद रखें, बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर प्लस स्मॉल आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद एल। एल मतलब वापस से क्या हो जाएगा, एल मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट, या जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, वो आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जी, है ना। अब अगर हम आ जाएं इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम मतलब इसका आयतन, तो वो भी अल्टीमेटली बना उसी तरीके से है कि हम पहले एक बड़े का आयतन निकालेंगे, पूरे फुल कोण, पूरे शंकु का आयतन निकालेंगे, और उसमें से यहां से जितना भी भाग काटा गया होगा उसका आयतन जब घटाएंगे तो आपको केवल इतने का आयतन मिल जाएगा। तो उसी फॉर्मूले को सॉल्व करके ये डायरेक्ट रिजल्ट आया है, पाई बाय 3 एच आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल और कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, ये वाला फॉर्मूला है। और कभी कभी आपको एल निकालना पड़ सकता है, एल अगर स्मॉल एल में इसको इंडिकेट करूं, स्लांट हाइट अगर आपको निकालनी है कभी ये वाली, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। देखो बेसिकली क्या है, मैं आपको इसमें बता देता हूं, ये वाला कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आप इसको यहां से यहां तक मिला दें, है ना, अगर आपने इसको यहां से यहां तक मिला दिया तो ये आप ध्यान से देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, ये टोटल आर है, उसमें से ये आर हट गया तो यहां से यहां तक क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये यही है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एल का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, इन पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो इस तरीके से हम इसकी स्लांट हाइट जो है, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं।
तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इस सभी फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लें, है ना, अभी जस्ट, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अभी तो आपको कई लोगों को याद होंगे नहीं, तो कॉपी में जल्दी से आप इनको लिख लें, है ना, फास्ट। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको बार बार नहीं तो मुझे इस पेज पे लाना पड़ेगा दिखाने के लिए, तो आप याद कर लो और हम फिर क्वेश्चंस करते हैं। एक कंसेप्ट और मैं आपको बताऊंगा, उस कंसेप्ट को समझाने के बाद फिर इन फॉर्मूले का एक बार रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ज्यादा नहीं है, मैं केवल आपको 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके। लास्ट ईयर एसएससी के सीजीएल में प्री में इसका एक क्वेश्चन आया था और केवल वॉल्यूम निकालने का क्वेश्चन आया था। आपको दोनों रेडियस दे दी थी और आपको हाइट दे दी थी और आपसे वॉल्यूम पूछा था, केवल वैल्यूज पुट करना था और कुछ नहीं करना था। तो क्वेश्चन इजी आएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। और अभी एकदम से हम ज्यादा सीख भी नहीं सकते, ये ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो अगर मैंने बहुत ज्यादा हाई बता दिया तो आप एकदम से बिखर जाओगे। इसलिए अभी इतना सीख लो, आगे और जरूरत लगेगी, कभी कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाएगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग प्रकार के 5-6 वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना, उतना काफी रहेगा आपके लिए अभी। अच्छा, थैंक यू भाई अभिषेक। ठीक है, कॉपी में लिख लिया है तो जल्दी से यस करके बताओ मुझे। आपको इसका स्क्रीनशॉट तो मिलेगा ही बाद में, लिख लिया है तो जल्दी से यस करके बता दो। अजय समझा नहीं मैं, आर की जगह आर प्लस आर रख सकते हैं क्या, मतलब क्यों रखना है उसका थोड़ा सा मुझे रीजन बताओ। हो गया नोट? हाँ जी, एसएससी सीपीओ में आ सकता है, एमटीएस में तो नहीं आएगा, सीपीओ में, सीजीएल में और मे बी सीएचएसएल में, बस इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। हाँ, सीजीएल है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मतलब एक कंसेप्ट बताता हूं, और आपको ये कंसेप्ट मैंने एक बार बताया था, तब मैंने कहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। शायद जब मैं कंसेप्ट बताऊंगा तो आपको एक क्वेश्चन याद आ जाएगा, अभी तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको अच्छे से सुन लेना, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक शंकु बनाया, है ना, इस तरीके से हमने एक कोण बनाया, एक शंकु बनाया, है ना। अब मैं इसमें मान लीजिए कहीं से भी एक कट लगा दिया मैंने, तो मैंने यहां से यहां तक एक कट लगा दिया, तो ये आपके दो अलग अलग यहां से निकल जाएंगे ना, है ना, ये एक हो गया, ठीक है, और ये हो गया। अब अगर मैं इनकी रेडियस की बात करूं, जैसे बात करें इसकी हाइट की, तो इसको हम मान लीजिए इसकी एक हाइट यहां से यहां तक होगी, है ना, एक ये पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2। तो इसकी हाइट होगी H1, तो इसको नाम दे देते हैं H2। इसकी जो स्लांट हाइट होगी यहां से यहां तक L1, तो यहां से यहां तक क्या होगी L2। और इसको मैं जोड़ नहीं रहा हूं, जस्ट ये जो होगा ये होगा H2 माइनस H1 का डिफरेंस। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था कि एक शंकु में कट लगाया था, तो बताओ कितनी हाइट पे वो कट लगाया गया, कितनी ऊपर से शंकु को काटा गया, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक बात आप समझिएगा, मैंने कहा था कि अगर हम दोनों शंकु की बात करें, आपको ध्यान रखना, दो चीजें बता रहा हूं मैं, एक ये शंकु वाला पार्ट हो गया, मतलब एक ये पार्ट हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं V1, और एक इसका जो वॉल्यूम होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम का रेशो हमेशा उनकी हाइट के क्यूब के रेशो के बराबर होता है। ये आपको याद है क्या, मैंने कहा था वॉल्यूम का रेशो उनकी हाइट के क्यूब के रेशो के बराबर में होता है, उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर में होता है ना। अच्छा अजय, बढ़िया है, 107 वाला 108 वाला था, गुड, अभी दिखा देंगे आपको वो क्वेश्चन भी। ठीक है, मान लीजिए
यहां पे H1 की वैल्यू 1 हो और H2 की वैल्यू 2 हो तो इनके वॉल्यूम का रेशो पता है क्या बनेगा? वॉल्यूम का रेशो बनेगा 1:8, 1:8। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे कोण का, पूरे शंकु का आयतन क्या होगा, तो पूरे शंकु का आयतन होगा 9, क्योंकि 1 इसका है, 8 इसका वॉल्यूम है, फ्रस्टम का है। ये दो अलग अलग कट है ना भाई, एक ऊपर का कट है और एक उसके अलावा नीचे का जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी बात चल रही है ना। ये दो हैं, ये दोनों अलग अलग मैंने यहां पे कर दिए। इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 8 है, तो टोटल कोण का वॉल्यूम तो 9 होगा ना। समझ में आ रही बात? तो याद रखिए कि वॉल्यूम का रेशो जो है वो हमेशा उसकी हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर होता है। एक बात अभी मैं बताता हूं क्यों, ये आया कहां से वो भी आपको बता रहा हूं। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर मैं इनके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, जनरली हाइट का रेशो देते हैं, देने को रेडियस भी दे सकते हैं, देने को स्लांट हाइट भी दे सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मोस्टली ये दिया जाता है ना। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हो गया आपका CSA, और CSA मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? वक्र पृष्ठ, है ना। अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्रस्टम का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा? तो याद रखिए वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना, हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। बस ये दो चीजें आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो 2-3 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें सिंपल वैल्यू पुटिंग करनी है, और दूसरा जो टाइप होता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, जो आज मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है? बताइए जल्दी से इतनी बात, कुछ समझ में आया? कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह कंसेप्ट आया कहां से, है ना। इसमें आप सबसे पहले तो एक बात यह याद रखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, बात करते हैं R1 और R2 की, तो यहां पे लगता है सिमिलैरिटीज, है ना। मतलब आपने ज्योमेट्री अभी मुझसे नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्री आपने जरूर पढ़ा होगा, और आपने कंसेप्ट सुना होगा समरूपता। ये मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप याद रखना, समरूपता का कंसेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी, है ना। सो होता क्या है, जैसे इसी डायग्राम को मैं एक बार फिर से यहां बनाने की कोशिश करता हूं। एक बार इधर आप देखिएगा, ये हो गया, है ना, ये यहां से एक कट हो गया। अब होता क्या है कि ये यहां से यहां हो जाएगा, इसी प्रकार ये यहां से यहां हो जाएगा, है ना। अब देखो समरूपता लगती क्या है? समरूपता मतलब सिमिलरिटी इन ट्राइंगल, त्रिभुज में समरूपता और सर्वांग समता, है ना, दो चीजें होती हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये एक ट्राइंगल है ना, यहां से यहां तक देखें तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर पूरा देखें तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये बड़ा सा ट्राइंगल है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं, क्योंकि दोनों का आधार सेम है ना, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे, इसलिए यहां पे समरूपता का रूल लगता है। और समरूपता में क्या होता है, उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है ना। अगर ये H1 है, इसको मैं H2 नाम दे दूं, डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, है ना, मैंने H1 H2 एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, पूरे को हमें कैपिटल H करना पड़ेगा और इसको हम S2 करेंगे तो अब ठीक रहेगा, है ना। तो ये S2 होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं आपको, तो H1 और H2 जो है, H1 और H2 सेम रेशो में होंगे। इसी प्रकार अगर R1 और R2 है तो वही अनुपात में R1, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो उनकी सभी भुजाएं समान अनुपात में होगी, ऑल साइड जो है सेम रेशो में होगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान अनुपात में होगी, ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में होगी, और ये भुजा और ये भुजा भी समान अनुपात में होगी। इससे ये कंक्लूजन निकल के आया। इतनी बात समझ में आई? मतलब H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के साथ समान अनुपात में होंगी। इतनी बात समझ में आई?
अब हम चलते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। नीचे वाले का है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो आपका ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 स्क्वायर H R2 स्क्वायर H। ओके है, अब आप यहां सुनिए, अगर H1 और H2 है ना, दो चीजें हैं, H1 और H2 दो चीजें हैं आपके पास। अगर H1 और H2 की हम बात करें, H1 और H2 को अगर हम समझें तो ये किस रेशो में होंगे? अगर H1 और H2 को मैं हटाऊं तो क्या R1 और R2 की जगह लिख सकता हूं? देखो, ये पहले से आपका R1 स्क्वायर और H1 है, और ये आपके पास R2 स्क्वायर और H2 है। H1 और H2 की जगह मैं लिख सकता हूं R1 और R2, इनका अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये R1 का क्यूब और ये R2 का क्यूब बनेगा, हाँ या ना? ये मैं लिख सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो R1 की जगह H1 लिख सकता हूं, R2 की जगह H2 लिख सकता हूं, तो ये क्या बनेगा? H1 का क्यूब अपॉन में H2 का क्यूब। अगर हम चाहें तो R1 की जगह L1 लिख सकते हैं, H1 की जगह भी L1 लिख सकते हैं, R2 की जगह L2 लिख सकते हैं, H2 की जगह L2 लिख सकते हैं। तो यही चीज क्या बन सकती है? यही चीज बन सकती है L1 का क्यूब और L2 का क्यूब। समझ में आ रही बात है ना? तो इससे हमने क्या करा, जब ये सारी चीजें समान अनुपात में हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको कहेंगे कि H1 का क्यूब बटे में H2 का क्यूब हो, है ना, R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब हो, या L1 का क्यूब और बटे में L2 का क्यूब हो, ये सभी बराबर होंगे। तो ये वॉल्यूम का केस होगा, इससे वो चीज निकल के आती है। देख लो अच्छे से। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये एक तो आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो आप उसमें भी वैल्यू यही H1 अपॉन H2 बराबर, इस तरीके से आप उसमें वैल्यू पुटिंग करके देखिएगा, आपको वो चीजें भी समझ में आएंगी, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और चीजें समझाते जाएंगे, है ना? एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्मॉल आर और एल, आर प्लस स्मॉल आर प्लस एल। फिर अगर इसी के साथ हमें संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वक्र पृष्ठ के साथ आप दोनों सरफेस ऐड कर दोगे तो वैसे बना सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट याद कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर कैपिटल प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस स्मॉल आर और इनटू एल, ये हो गया। अगर आपको उसका वॉल्यूम निकालना है तो 1/3, है ना, एक्चुअली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जैसे जो हम बोलते हैं, सो 1/3 होता है, बहुत सारे चीजें हैं इसमें, तो आप पाई/3 एच लगा दोगे, आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका आर इंटू स्मॉल आर, है ना। और ये हो गया आपका स्लांट हाइट, वो मैंने आपको बताया एच, और यहां से यहां तक आर और आर माइनस स्मॉल आर दोनों का डिफरेंस रहेगा। ओके है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, है ना। आपको केवल बाल्टी का आयतन, जो वॉल्यूम है बकेट का, बकेट मतलब भी फ्रस्टम छिन्नक ही होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट हमने पढ़ा पाई/3 एच, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और आर, बस इतना सा आपको यूज करना है, खत्म, है ना। सो पाई को पाई रहने दो, या चलो पाई, अच्छा इसमें कई बार ना आंसर पाई में होते हैं, तो ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। हाइट कितनी है बाल्टी की? तो बाल्टी की हाइट है 45, कैपिटल आर। अब देखो यहां दो हैं, एक आर है 28 बड़ा वाला, ऑब्वियसली नीचे होगा, छोटा वाला ऊपर होगा, है ना। तो 28 का स्क्वायर 784, स्मॉल आर 7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, कैरी 5
और ये 196, बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 22/7, 3 से आपका ये कैंसिल होगा 15 बार, और इन सबको आप जोड़ दोगे, है ना। इन सबको अगर आपने जोड़ा तो 6 4 10 और 9 19 का 9 कैरी हो जाएगा आपका 1, 9 और 1 10, 4 14, 14 और 8 हो गया आपका 22 का 2 कैरी हो गया 2, फिर 7 और 8 और 2 10, 1029, है ना। 7 से चेक करो कैंसिल हो रहा है क्या, होना ही चाहिए वैसे तो, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो अगर मैं इसको 7 से कैंसिल करता हूं तो ये 22 रहने दो, इसको 15 रहने दो, और 7 से कैंसिल करा एक बार, 7 से कैंसिल करा 28, 7 7 जा 49, 147, ये आपका आएगा। फिर इसको आप चाहो तो सॉल्व करने के लिए 330 इंटू 147 कर लो। अब तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। और 2 यूनिट डिजिट हैं, देखो ये 2 आंसर हो नहीं सकते, इतने बड़े आंसर तो आ नहीं सकते, है ना। और अब आपको पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की यूनिट डिजिट सेम है, तो मल्टीप्लाई पूरा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, देखो जीरो तो आखिरी में आएगा, जीरो आएगा, जीरो को भूल जाओ, 33 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 21 का 1 कैरी हो जाएगा 2, है ना। और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, 21 और 2 ये आएगा आपका 231। 33 का पहाड़ा अगर 7 बार लोगे, है ना, 21 का 1 कैरी 2 और ये 231, तो 231 का 23 रहेगा, इधर 1 इधर आ जाएगा। फिर 33 का हम डबल करेंगे, 66, 66 का डबल कितना हो जाएगा 132, है ना। 132, 132 में ये जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, और फिर से ये 1 आ जाएगा। तो अब अपना कैरी कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 155, 155 का 5 यहां रहेगा और 15 आपका कैरी हो जाएगा। वैसे 5 डिजिट आ गया है, सेकेंड डिजिट पता चल गई है, तो आगे मत जाओ, आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा आपका 48510, ये आंसर है आपका। ठीक है, यहां तक 48510। चलो इसको करते हैं, सेम है, इसका आंसर तो और जल्दी आएगा, जल्दी से बताइए। फिर इसके बाद सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। हो गया, देखो अगेन वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/3h r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा r और स्मॉल r, बस ये हो गया। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 3 को भी ले लो, है ना। h कितना दिया है, हाइट आपको दी हुई है 21, फिर अंदर चलें, आर स्क्वायर, एक आर है 3 का स्क्वायर 9, एक है 2 का स्क्वायर 4, और एक है आपका कितना 3 दूनी 6, है ना, यही है। आगे अगर आप जाते हो तो 7 से कैंसिल होगा ये पूरा ही, तो ये हो गया आपका 22, और इनको अगर आपने जोड़ा तो ये आ गया 19, 19 का दुगना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, 418, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी सिंपल वैल्यू पुटिंग था। तो सीजीएल प्री में लास्ट ईयर बस इस लेवल का क्वेश्चन आया था, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं, शायद यही क्वेश्चन था वो। अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, है ना। अब सारे चारों क्वेश्चंस जो आगे आएंगे वो सब थोड़े अलग अलग होंगे, आप बस अच्छे से पढ़िए, मैं बताता हूं।
हाँ जी। 12 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु क्षैतिज रूप से काटा गया, है ना। छोटे शंकु और एक छिद्रक बना। छिद्रक मतलब वही आपका फ्रस्टम। छोटे शंकु का वक्र क्षेत्रफल और छिद्रक का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो छिद्रक की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। बोलो बनेगा क्या? बता दूं? देखो, आपसे वो बोल क्या रहे, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, आप समझना। ये हमारा एक फुल कोण हो गया, है ना, और यहां कहीं पे एक कट लगा है, ये आपका यहां से कट लग गया, है ना, एक ये हो गया आपका। अब आपसे बोला है कि 12 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई है, मतलब इसकी जो टोटल स्लांट हाइट है वो कितनी है? वो है 12, फुल 12 है ना। एल की वैल्यू कितनी है? 12 है। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु, मतलब यहां से यहां तक जो है शंकु क्षैतिज रूप से काटा गया, मतलब यहां पर आपके पास 4 है। छोटे शंकु का और एक छिद्रक बना। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ और छिद्रक का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। चलो ठीक है, देखना बाप, आपको बोला है कि इसका एरिया अगर 1 है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, और इसका एरिया क्या है? 2 है। एरिया कौन सा है? वक्र क्षेत्रफल, है ना। मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो होता है, इसको A1 नाम दे देते हैं, CSA1, और इसको नाम दे देते हैं CSA2, है ना। अब हम यहां पर अगर देखें तो ये एक हो जाएगा A1 और A2, इसका रेशो है 1:2। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? हमें जो रेशो लेना है वो इससे काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको जो स्लांट हाइट दी है वो पूरे कोण की दी है। मुझे एक बात बताइए कि फुल जो कोण है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या 3 माना जाएगा? अगर 1 ये है, 2 ये है, तो क्या टोटल एरिया 3 माना जाएगा? बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया। इसका रेशो बनाओ, ये जो हमारा शंकु हमने काटा है CSA1, इसका रेशो कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो हाइट का CSA1 अपॉन CSA2, या हम फुल ले ले, मैंने कहा था कि उनकी हाइट का स्क्वायर हो, या उनकी रेडियस का स्क्वायर हो, या उनके L1 स्लांट हाइट का स्क्वायर हो, ये एक दूसरे के सब बराबर होते हैं, उसी रेशो में सारी चीजें होती हैं। तो हमारे पास ये चीज है, ये कितना है? ये हमारे पास एक रेशो है 3 और एक रेशो क्या है? 1, है ना। अगर हम कंप्लीट हाइट की बात करें तो ये L स्क्वायर है, और अगर केवल इतने की स्लांट हाइट देखें तो ये L1 होगा, है ना। L2 की एक्चुअल में कोई बात नहीं है, L2 हम निकाल देंगे, L2 हमें निकालना है, लेकिन इसको हम L1 बोल रहे हैं। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक को हम L1 बोल रहे हैं, और यहां से यहां तक को हम L2 बोल रहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में L1 प्लस L2 टोटल L हमें दिया हुआ है। इतना समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको हटाऊं तो ये √3 होगा, और इधर से भी हटाएंगे तो ये √1 होगा। अल्टीमेटली इनका रेशो क्या निकल के आएगा? √3:1। तो इनकी जो स्लांट हाइट होगी L और L1 की, उसका रेशो क्या होगा? √3:1। इतना समझ में आया? देखो पूरा रेशो पर होने वाला है अब आगे। अब मुझे एक बात और बताइए कि L जो है उसकी लेंथ कितनी है? 12, है ना। जबकि L हमें यहां कितना पता चला है ये, और मुझे निकालना है L2। अब L2 क्या होगा? चलो उस पर भी बात करते हैं। 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 12/√3। इसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन, परिमयीकरण, इसको हटाने के लिए। तो ऊपर आपके पास बचेगा 12√3, और ये √3 से √3 कैंसिल होगा, ये भी आपका गया। तो आपको फाइनली पता चला कि 1 की वैल्यू 4√3 है। अभी 1 की वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया है ना। अब हम यहां चलते हैं, हमें निकालना है L2,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, L2 निकालना है। आप ये बताइए कि 1 की वैल्यू अगर 4√3 है, मतलब ये क्या है, ये आपके पास 4√3 है ना। तो अगर टोटल 12 है, टोटल अगर 12 है, उसमें से हम अगर इसको हटा दें तो 12 में से अगर मैं 4√3 हटा दूं तो ये L2 की लेंथ होगी क्या, और यही ऑप्शन में आप देखो दिया हुआ है डी, ऑप्शन डी। बताओ, आर की भाई एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आर की यहां पे जरूरत ही नहीं थी किसी भी प्रकार से। अच्छे से देख लो एक बार आप, पूरा कंसेप्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, पूरी स्लांट हाइट दी थी तो हमें एल की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अगर इसका रेशो 1 है, इसका रेशो 2 है, तो पूरे कोण का रेशो क्या होगा, 3, और इसका रेशो आपके पास 1 है ना। तो अगर L1, L और L1 का रेशो में बनाऊं तो वो बनेगा √3:1। तो हमारे पास L जो है वो √3 है, जबकि रियल में वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो 1 की वैल्यू ये होगी, है ना। 1 मतलब क्या हुआ, L1 ये है। तो टोटल 12 में से अगर 4 -4√3 कर दें तो वो L2 आपको मिल जाएगा। इतना सा काम आपको करना था। अच्छा लगा क्वेश्चन, दम कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए, समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस, नो, हा, ना, समझ में आया। पंकज देखो क्या था, आपको स्लांट हाइट बेस्ड क्वेश्चन था तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया। सीए से हमने क्या किया है कि टोटल का वॉल्यूम कितना है, 3 है ना। हमने यहाँ क्या किया था, टोटल का एरिया कितना है, 3, और ये छोटे वाले कोण का एरिया कितना है, 1, और ये हमेशा उनकी स्लांट हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, इसका अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये तो यही रहेगा, ये 1 निकलेगा। तो ये मुझे L, इसकी L और L1 पता चल गई, इनका रेशो पता चल गया कि जो उनकी तिर्यक ऊंचाई है वो क्या है। बिल्कुल, है ना। ये आपको पता चल गया, L और L1, L समझो, L पूरा है, L1 ये है, L2 निकालना था आपको, है ना। तो आपको पता है कि L की रियल वैल्यू 12 है और रेशो में वो √3 है। तो √3 अगर ये है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 4√3। 1 क्या हो गया, 1 ये हो गया। तो टोटल अगर 12 है तो L1 आप घटा दोगे, तो 12 में से अगर आपने L1 घटाया तो L2 ही तो निकलेगा, बस। चलो नेक्स्ट। अभी डिसाइड नहीं किया अनिल। देखो भी है, अच्छा ठीक है। इसके निचले सिरे की है 6 और उसकी भी 6 है, ऊपरी और निचले की। यहां एक्चुअली क्या उल्टा लिखा है, ऊपरी और निचले क्रम की त्रिज्याएं, यहां थोड़ा सा उल्टा लिखा है ना। एक्चुअल में यहां 3 आएगा और यहां 6 आएगा, है ना, उल्टा है। ऊपरी पहले लिखा है ना और नीचे बाद में है। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, ये तो सही है, ये सही है, ऊपरी और नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। निचले सिरे पर एक शंक्वाकार आकृति की ऊंचाई ये है, त्रिज्या ये है, ठीक है। देखो है क्या एक्चुअल में, एक फ्रस्टम है। तो हमने पहले तो एक फ्रस्टम बनाया कुछ इस प्रकार का, इसको इधर बनाया, इसको इधर बनाया, फिर इसको इधर ले गए,
इसको इधर ले गए, है ना। ये फ्रस्टम हो गया। इसकी यहां वाली जो रेडियस है वो 3 है, और यहां वाली जो रेडियस है वो कितनी है, 6 है। ठीक है। अब इसी के बेस पे एक और कोण है, एक शंकु है, उसकी भी आप पढ़ो, उसकी रेडियस भी कितनी है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट आपको गिवन है और वो दी हुई है आपको 8, है ना। इसको मैं बाहर लिख देता हूं, अभी मिक्सिंग होने वाली है। अब इसी बेस पर एक कोण और बना है, इसी बेस पर एक कोण बना है ना। आधार उसका सेम है और उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस भी 6 है, इसलिए आधार सेम है। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो हाइट है यहां से यहां तक, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 3, है ना। बस अब आपसे बोला है तो ठोस आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में वो बोलना चाह रहे हैं बची हुई जो जगह है ना उसका आयतन बताना है, मतलब ये पूरा आपको बताना है। फ्रस्टम के अंदर एक कोण है ना, एक छिन्नक के अंदर शंकु है। तो अगर आपसे बचे हुए भाग का एरिया पूछा जाए, वो आपसे एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम पूछा जाए, तो वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे कि जो फ्रस्टम का एरिया है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण, अगर ये कर दोगे तो क्या रिमेनिंग का एरिया आ जाएगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है π/3 h r² r माइनस 1/3 πr² h। ठीक है। आपने अगर ऑप्शन ध्यान से देखा हो तो सब में पाई है, तो पाई को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको रहने देंगे। सो π/3 h, इसकी हाइट क्या है, फ्रस्टम की हाइट कितनी है 8, अंदर चलो r², तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, स्मॉल r का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 18। इधर चले 1/3 पाई r, इसकी हाइट कितनी है तो 36 है, r है, और इसकी हाइट कितनी है तो वो है 3। 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको π/3 इंटू 8 रहने दो, और अब इसको सॉल्व करो। तो अगर आपने इन तीनों को प्लस किया तो ये आपका बन जाएगा कितना, 36 54 54 और 9 63 हो रहा है क्या, 63 माइनस इधर चलें तो ये तो इधर केवल आपके पास क्या बच रहा है, 36 पाई बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 21, 21 से कैंसिल करोगे 8 16 पाई माइनस 36 पाई। और अगर इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, 8 में से 6 गया, ठीक है, 16 में से 3 गया, तो 132 पाई ये रिमेनिंग वाले पार्ट का वॉल्यूम आना चाहिए। 130 पाई कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 132, ऑप्शन बी। बताइए समझ में आया। देखो इसको राहुल आप ऐसे समझो, इसके निचले सिरे पर एक शंक्वाकार आकृति है ना, निचले सिरे पर मतलब यहां, तो ऑब्वियसली वो यही होगा। और फ्रस्टम की हाइट 8 दी है जबकि कोण की हाइट 3 है, तो उसके अंदर ही तो होगा, बाहर जा नहीं सकता। तो वो आपको पढ़ के समझ में आएगा, डायरेक्ट उन्होंने बोला नहीं है। बाहर नहीं होगा, आप पढ़िए। इसके निचले सिरे पर एक शंक्वाकार आकृति है, मतलब उसके बेस पर एक कोण रखा हुआ है, यह आपसे बोला गया है। चलो नेक्स्ट। पढ़ें इसको अच्छे से।
चलो पढ़ लिया। देखिए आपसे बोला है यहां पे, इसको मैं पहले डायग्राम बना दूं। किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यहां बना देते हैं, है ना। लंब वृत्तीय शंकु मतलब हाइट ऑफ सर्कुलर। लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है? ठीक है, मतलब कुछ नहीं होता है, शंकु ही है, क्योंकि शंकु में जो है, ठीक है, ये उसकी रेडियस हो गई, है ना। या चलो अब इसको नहीं बनाते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हो गया आपके पास, यहां जहां 90 डिग्री बने वो लंब वृत्तीय शंकु है, तो वो तो शंकु में होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी ऊंचाई 9 है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हाइट हो गई 9। इसके परिपृत आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है ना, इसकी रेडियस मतलब यहां से यहां तक जो है ये कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, ये 9 है ना। फिर क्या है? शंकु को उसके आधार के समानांतर एक बीमा द्वारा काटा जाता है। कहीं भी एक कट लगाया गया है, तो मान लो यहां हमने इसको काटा, ठीक है, ताकि 2 भागों में विभाजित हो जाए। छिन्नक की मात्रा मतलब ये जो फ्रस्टम है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 44 क्यूब सेंटीमीटर, है ना। तो छिन्नक के ऊपरी सतह की त्रिज्या क्या होगी? मतलब आपको ये आर की वैल्यू निकालना है। आपको कैपिटल आर तो पता है, इस आर की वैल्यू निकालना है। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान है ना। अभी आपको समझ में आएगा। ये बताइए कि जहां मैंने जितना लिखा है, इस पूरे कोण की जो हाइट है, इस पूरे कोण की हाइट है 9, नीचे की रेडियस है 3, ये वाली रेडियस नहीं पता, इसका वॉल्यूम 44 है, इसका वॉल्यूम नहीं पता, आर की वैल्यू आपको पता करनी है। अब एक बात समझना, है ना, जो रेशो एच और आर का है वही रेशो इनका भी होगा। देखो इसकी हाइट कितनी है? हाइट, और मैं बात कर रहा हूं आर की, है ना। तो अगर इसकी हाइट 9 है, इसको मैं कैपिटल एच कर देता हूं, तो इनका रेशो अगर 3:1 है, ठीक है, तो ये जो आर होगी और ये जो इसकी हाइट होगी, ये भी 3:1 में ही होगी, है ना। अगर पूरी हाइट और इसका रेशो अगर 9 और 3 मतलब 3:1 है, तो इस कोण की जो हाइट है और ये जो रेडियस है, ये भी 3:1 में होगी। 3:1 का मतलब क्या है? कि ये 3 गुना। तो अगर यहां आर है, तो पता है यहां क्या आएगा? 3r। इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 3r होगी, है ना। तो अगर इसकी r जो है, अब मैं बात कर रहा हूं h और r की, तो अगर r की वैल्यू को मैं r कहूं, तो h क्या होगा? उसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3r होगा। अगर ये इसका 3 गुना, तो ये भी इसका 3 गुना होगा। दोनों का रेशो जो है वो सेम होगा, ठीक है। हाँ, एरिया क्यूब में होगा। चलो देखते हैं अभी, है ना, आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो एक बात हो गई। अब आपसे बोला है इसका वॉल्यूम, है ना। और अगर इसका वॉल्यूम बोला है, तो हम एक काम करते हैं, पहले पूरे फुल कोण का वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ कोण, हम कंप्लीट फुल कोण का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम पूरे कोण का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे। आर कितना है? तो आर आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर, और एच कितना है? तो वो है 9। तो ये हो गया आपका 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 27 पाई आ जाएगा। 27 पाई। ये 27 पाई क्या है? पूरे वॉल्यूम, इसका पूरे कोण का वॉल्यूम है 27 पाई। आ रही बात समझ में? पूरे कोण का जो वॉल्यूम है वो क्या है? 27 पाई। अब अगर आपको ये 44 पता है, अगर इसका वॉल्यूम पता चल जाए, तो हम अपना काम कर सकते हैं। अब आप बहुत स्मार्टली एक चीज समझना, ये जो 44 है, ये हमने 27 पाई के फॉर्म में लेके आए हैं, इसको भी हम क्या करेंगे? पाई में कन्वर्ट करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि मैं 44 को क्या 2 × 22 लिख सकता हूं? सुनते जाना बस। 44 को क्या 2 × 22 लिख सकते हैं? आप कहोगे हां। फिर मैं इसको
क्या 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई, है ना। और ये क्या बन गया? तो आप इसको 14 पाई भी तो बोल सकते हो, है ना। तो ये जो आपको 44 दिख रहा है ये एक्चुअल में 14 पाई है। टोटल कोण का वॉल्यूम 27 है और ये 44 है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। इसको मैं V1 नाम दे देता हूं, इसको V2 नाम दे देता हूं। तो आपने बेसिकली क्या करा है? V2 निकाला है ना। अब हम V1 निकालेंगे। तो V1 कैसे निकालेंगे? कि पूरे बड़े वॉल्यूम में से आप V2 घटा दोगे। तो फुल वॉल्यूम कितना है? फुल वॉल्यूम है आपके पास 27 पाई, उसमें से V2 कितना है? 14 पाई। ये आप घटा दोगे तो V1 कितना मिल जाएगा? V1 आपको मिलेगा 13 पाई। अब आपको पता चल गया कि ये जो है, जो आपने ये निकाला, ये कितना है? ये आपके पास 13 पाई है। और ये 13 पाई क्या है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? इस वाले कोण का, इस वाले शंकु का ये वॉल्यूम है। तो आप एक आखिरी काम और करोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 13 पाई। इसमें मैंने लगाया। सो 1/3, आप एक बात देखो, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, 1/3 को यहीं रहने दो। आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो आर ही है, ये आपका आर स्क्वायर ही रहेगा, है ना। और अगर इधर आप देखें, ठीक है, इधर अगर आप देखते हो तो एच की जगह हम क्या रख सकते हैं? एच की जगह रख सकते हैं 3r इक्वल में 13 पाई। 13 बचा, पाई तो गया, है ना। और क्या हो सकता है? 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 13 बनेगा। और अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो क्या क्यूब रूट 13 आएगा? इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है? बी, क्यूब रूट 13 सेंटीमीटर। कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट, ऐसा पूरा खेल यहां पे चल रहा है। देखो एक बार पूरा रिवाइज करवाता हूं, अच्छे से सुनना। अगर ये 3 और 9 है, मतलब ये 1 और 3 के रेशो में है, और अगर ये r है तो ये भी क्या होगा? 3r होगा, है ना। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। फिर हमने देखा कि पूरे कोण का वॉल्यूम क्या होगा, तो हमने पूरे कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। तो टोटल वॉल्यूम है 27 पाई। उसमें से मैंने ये जो नीचे वाला 44 है, इसको पाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो 44 को पहले ब्रेक किया, पाई में कन्वर्ट किया, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 14 पाई है। तो टोटल अगर 27 पाई है, उसमें से 14 पाई हटाया, तो इसका वॉल्यूम हमें मिल गया कितना? इसका वॉल्यूम मिल गया 13 पाई, है ना। फिर हमने इसी कोण में, इसी शंकु में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, और बस आपको आर की वैल्यू पता चल गई, अंडर क्यूब रूट 13। बताओ भाई, था दमदार सवाल, मजेदार, धुआंधार? ठीक है, सिर्फ रिवीजन कर लेना, आराम से समझ में आएगा। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत इजी है। देखो एसएससी में तो काफी टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कर लेते हैं, बहुत आसान है। आपसे बोला है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस स्मॉल आर और एल, यही होता है। आंसर पाई में है तो पाई का मुझे टेंशन नहीं है। आर,
आर मतलब हो गया उसका बेस, तो ये हमारे पास फिलहाल है नहीं। स्मॉल आर ऊपरी सतह का व्यास, व्यास अगर 4 है तो रेडियस कितनी 2 होगी, तो ये पता है। एल, एल आपको दिया है क्या, तिरछी ऊंचाई भी दी हुई है 6, सब दिया है, बस आर नहीं दिया है। और आपसे बोला है कि ये जो फ्रस्टम है, ठीक है, इस फ्रस्टम का जो बेस है, बेस एरिया जो है वो क्या होता है 16 पाई। आपको पता है बेस अपने आप में सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई, राइट, है ना। ये हो गया, इसको कैपिटल आर नाम दे दो। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ये लो। तो आर की वैल्यू 4 आ गई, ये पाई हो गया, ये हो गया 6 और 6 36, तो आपका आंसर आएगा 36 पाई, खत्म। सी। है ना, एकदम आसान था। तो सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते, कुछ इजी भी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ टफ रहते हैं। ओके है। चलो, तो इसी के इतने क्वेश्चंस काफी हैं, फिर बाकी तो देखो कोई अंत नहीं है, पर जितना आता है उतने के लिए इतना काफी है। बाकी फिर जब आप टेस्ट पेपर्स लगाओगे, क्वेश्चंस करोगे, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉजिक क्या लग सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए, कंसेप्ट इन्हीं के आसपास घूमता फिरता चलेगा, है ना। पिघला के कुछ और बनाएंगे तो वॉल्यूम वाले केस होंगे, बाकी सब ऐसे होंगे जो आपसे आराम से बन जाएंगे। ओके है, तो इसको आप फॉर्मूले अच्छे से याद करो, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपने देखी, तो बस फॉर्मूले का खेल है ना। कल हम लोग इसके बाद पिरामिड पढ़ेंगे, पिरामिड का भी आपको बेसिक और कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे। उसके बाद थोड़ी सी आपकी मिक्स क्वेश्चंस की, और मिक्स क्वेश्चंस प्लस थोड़े से और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को और आपको करवा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। ओके यहां तक। हाँ पंकज, देखो टाइम मैनेजमेंट पूरा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, है ना। आप पहले तो हर सब्जेक्ट के लिए टाइम घर से डिसाइड करके जाओ, पहले से घर से भी डिसाइड नहीं करना है। आप जब भी टेस्ट लगाते हो हमेशा डिसाइड कर लो कि मुझे मैथ्स को इतना टाइम देना है, रीजनिंग को इतना, इंग्लिश को इतना, उतने टाइम की हमेशा प्रैक्टिस करो। और एग्जाम में उतने ही टाइम में करो, अगर कम क्वेश्चंस हुए हैं तो भी, ज्यादा हो गए तो भी, जो टाइम आपने डिसाइड किया उस पर छोड़ना सीखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं लगता है, टाइम मैनेजमेंट हर दिन लगता है। जब भी आप टेस्ट लगा रहे हो उसको इस तरीके से लगाओ कि आप एग्जाम में बैठे हो, है ना। और वही आदत बना के जब एग्जाम दोगे तो वही परफॉर्मेंस आएगा जो घर पे आता है। अदरवाइज घर पे जब हम लगाते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, एग्जाम में बिगड़ जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि घर पे हम लापरवाही करते हैं और एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो जो प्रेशर एग्जाम में होता है वही प्रेशर आप अपने घर पे उसी प्रेशर में लगाएं। आपको लगना चाहिए कि हम एग्जाम, रियल एग्जाम दे रहे हैं। जब वो आदत में आते जाएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहां सुधरेगा, एग्जाम में अपने आप सुधर जाएगा। हाँ अजय, उसमें होल स्क्वायर में 2 नहीं होगा। अच्छा राहुल, एक छोटा सा काम करो, मेरी उसमें हेल्प ये करो कि तुम मुझे एक मेल डाल दो, कुछ क्वेश्चंस नंबर बता दो, टेस्ट का नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दो कि सर टेस्ट नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये, जितने भी हो मुझे भेज दो, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा बताना, है ना। मुझे मेल कर देना। ठीक है अभिषेक, डाल देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे वीडियो। अच्छा पंकज, देखो फिर उसमें अगर आप जॉब में हैं तो फिर आप